हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। डेली एमपी करंट अफेयर्स के डिस्कशन में आपका स्वागत है और हर दिन हम आपसे कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो एमपी के होते हैं डिस्कस करते हैं। तो एमपी करंट अफेयर्स का जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि कहाँ से तैयार करें, हमेशा मैराथन के भरोसे रहते थे और मैराथन भी हम आपको प्रोवाइड कराते ही कराते थे। लेकिन जो काम हर दिन किया जा सकता है और फिर लास्ट में उसको समराइज किया जा सकता है, उसको हम हर दिन कर लेंगे और आखिर में उसको समराइज कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर जगह आपको हेल्प करेंगे। जिन बच्चों के इंटरव्यू के पेपर होते हैं उनको एमपी का करंट नहीं मिल पाता है, नेशनल इंटरनेशनल तो बहुत सारे इंटरव्यू प्रोग्राम में पढ़ा देते हैं, बट ये रह जाता है। तो इसको कवर करने का ये सबसे बढ़िया माध्यम है, सबसे बढ़िया सोर्स जो है यही है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को और देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट खबरें। जैसे जनजातीय कार्य विभाग, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारे गवर्नर हैं, गवर्नर साहब ने एक रिव्यू मीटिंग ली है। जो गवर्नर है, इन गवर्नर साहब के द्वारा रिव्यू मीटिंग ली गई और ये जो रिव्यू मीटिंग ली गई किसकी? ट्राइबल डिपार्टमेंट। और गवर्नर साहब ने बोला है कि हमें जो ट्राइबल वेलफेयर है, इस ट्राइबल वेलफेयर को स्ट्रेंथन करना है, आगे लेके जाना है। जनजातियों से संबंधित जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो सभी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन बहुत प्रॉपरली होना चाहिए और हमने ध्यान रखना है कि कोई भी बेनिफिशरीज स्किप नहीं होना चाहिए, रहना नहीं चाहिए। क्योंकि स्कीम्स को अगर आप सही तरीके से सक्सेसफुल मानते हैं तो एक ही पैमाना है, हर किसी तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो। अगर वो सब तक नहीं पहुंची है तो फिर हम लोग कह देंगे स्कीम सक्सेसफुल नहीं रही है। तो सवाल ऐसे बन सकता है कि किस डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग ली गई गवर्नर साहब के द्वारा? मगनू भाई, छगन भाई पटेल की जब भी हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने जो मीटिंग ली है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट की, और इंस्ट्रक्शन भी दिया है। उन्होंने बोला है कि जो मेडिकल यूनिट है, मतलब जनजातीय अंचलों में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट चल रही हैं, इसमें सिकल सेल एनीमिया रोग की दवाइयों सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा है। देखो, सरकार के द्वारा क्या है कि मोबाइल यूनिट चलाई जा रही है और इस मोबाइल यूनिट का जो पर्पस है वो बड़ा सिंपल सा होता है कि ट्राइबल रीजन, क्योंकि हमारी जो ट्राइब होती है ना, ये लोगों तक नहीं पहुंचना चाहते, तो ट्राइबल रीजन में जो मेडिकल फैसिलिटी है या जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन या आप इसको दवाइयाँ कहते हैं, ये दवाइयाँ हमने पहुंचानी है। और उसमें सिकल सेल एनीमिया स्पेसिफिक है। सिकल सेल एक बीमारी है और यह ट्राइबल डिजीज है, जनरली ट्राइब्स में पाया जाता है। जो ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, वो अपने शेप बदल जाता है और उनका जो शेप बदल जाता है तो उसके कारण वो फिर इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता है और बहुत सारी डिजीज फिर हमको देखने को मिलती हैं, सर्वाइवल रेट कम हो जाता है ह्यूमन का। तो सिकल सेल को हमको जड़ से खत्म करना है और इसके लिए सिकल सेल एक मिशन भी शुरू किया गया है। सिकल सेल को समाप्त करने के लिए मिशन शुरू किया गया है और सबसे अच्छी बात है कि इस मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश का जो शहडोल है यहाँ से हुई। तो सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित या इससे इफेक्टिव कौन होते हैं? ट्राइब्स में हमको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। उसके पीछे हेरिडेटरी रीजन है, वंशानुगत कारण है। तो जनजातीय कार्य विभाग की मीटिंग ली गई, रिव्यू किया गया जो गवर्नर साहब हैं उनके द्वारा, और गवर्नर साहब ने बोला है कि हमको ट्राइबल जो वेलफेयर है इसको हमारी प्रायोरिटी रखना है। ये मीटिंग कहाँ पर हुई सर? जवाहर खंड राजभवन है ना, जवाहर खंड राजभवन में ये मीटिंग हमको देखने को मिली। और ये जो ट्राइबल सेल है, इस ट्राइबल सेल की कार्यों की समीक्षा यहाँ पर की गई है। देखो, बैगा, बहारिया और शहरिया, ये तीन जनजातियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये मध्य प्रदेश की पीबीटीजीज हैं, है ना, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ये अति पिछड़ी जनजाति आप जिनको कहते हैं, बैगा, बहारिया और शहरिया। बैगा जो हमको देखने को मिल जाती है ईस्टर्न साइड में, साउथ ईस्ट रीजन में। बहारिया की अगर हम लोग बात करते हैं, छिंदवाड़ा में एक जगह पड़ती है पातालकोट, वहां इसका मूल निवास स्थान है। और शहरिया की अगर हम बात करते हैं तो नदन जो रीजन है, उत्तरी क्षेत्र में हमको शहरिया जनजाति देखने को मिलती है। और
अभी जो सहरिया जनजाति का क्षेत्र है, मूल निवास स्थान है शाहाबाद का जंगल, जो राजस्थान और एमपी दोनों में पड़ता है, वो तो चर्चा में भी है क्योंकि वहां के जंगल को काटा जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सरकार या जो हमारे गवर्नर साहब हैं, ये ट्राइबल वेलफेयर पे बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्रोन पायलट कोर्स, जो ड्रोन है आजकल बहुत चर्चा में है, और जो ड्रोन पायलट कोर्स है सरकार ये चलाना चाहती है। और ड्रोन का जो मैक्सिमम यूज है ये एग्रीकल्चर में हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में दो चीजें, एक हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की, एक हम लोग बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। तो जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं ये ह्यूमन के द्वारा, जैसे भारत में तो अभी ह्यूमन या इंसान ही इनको छिड़काव करता है, अमेरिका में और इजराइल में बहुत डिफरेंट टेक्निक हमने बना ली है। ठीक है, और आप इसको सर्विलांस के लिए भी यूज कर सकते हैं, सर्विलांस के लिए और सर्वेक्षण के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सर्विलांस करना है, सर्वेक्षण करना है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या सिक्योरिटी, इन सब में ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। और ड्रोन का उपयोग करके जो एग्रीकल्चर है, इस कृषि को और बेहतर या कृषि को मॉडर्न बनाया जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली एग्रीकल्चर बन सकती है। तो ये जो ड्रोन है, इन ड्रोन को लेकर पायलट कोर्स चल रहे हैं उज्जैन और इंदौर के। कहां सर? एक तो उज्जैन और इंदौर के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में ड्रोन पायलट कोर्स का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इससे जो स्टूडेंट दो चीजें तो बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं कि वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होंगे, क्योंकि जब ट्रेनिंग दी जाती है तो हर एक चीज सिखाई जाती है टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाएंगे तो इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं भी होता है तो ये अपने सेल्फ स्टार्टअप या सेल्फ बिजनेस कुछ भी शुरू कर सकते हैं। तो सवाल यही पूछा जाएगा कि जो ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये कहाँ चल रहे हैं? एक तो उज्जैन में आजकल सब कुछ होगा, ध्यान रखना। सीएम साहब वहां के हैं प्रभु, अगर सीएम साहब वहां के हैं तो फिर कुछ भी होगा, अब इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन ड्रोन पायलट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये इंदौर और उज्जैन दोनों में चल रहे हैं। कहाँ चलाए जा रहे हैं? पीएम एक्सीलेंस कॉलेज है, उनमें इन कोर्सेज को चलाया जा रहा है। और इसका पर्पस बड़ा सिंपल सा है कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम तकनीक फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, और इसी के साथ में हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है या रोजगार है वो सृजित हो। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना असंगठित क्षेत्र में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले पंजीकृत माता पिता के बच्चे, रजिस्टर्ड जो पेरेंट्स हैं, इनको निशुल्क फ्री उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की सुविधा, तकनीकी उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों की राशि व्यवस्था विभाग उपलब्ध कराता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 24-25 में राज्य सरकार ने 4.10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। तो आपसे कोई पूछेगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है? शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम किससे रिलेट करती है? उस मजदूर से या उस वर्ग से रिलेटेड है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज होता है, वहाँ सारे काम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब हम कहीं भी काम करते हैं, हमारा काम रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रजिस्टर्ड करा रखा है, पंजीयन करा रखा है, सरकार उनके बच्चों की एजुकेशन शिक्षा का पूरा खर्च उठाती है। इसमें हायर एजुकेशन हो सकती है, टेक्निकल एजुकेशन हो सकती है, मेडिकल एजुकेशन हो सकती है, और इसके लिए सरकार के द्वारा 2025 में 4.10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। अब सर ये हमको क्यों बता रहे हैं? देखो,
जब आप सोसाइटी को लिख रहे होते हो मेंस वाले सेगमेंट में सोसाइटी, तो समाज वाले मुद्दे में यहाँ से सवाल बन सकता है, या आप एजुकेशन को जब लिख रहे हो और एजुकेशन में जो सामाजिक है या ऐसा वर्ग जिसके पास सुविधाएं नहीं है, आप वहाँ इसको लिख सकते हो, या स्कीम में भी आप इसको कोट कर सकते हो कि सरकार के द्वारा जो वंचित वर्ग हैं उस वंचित वर्ग के लिए क्या किया गया है, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर सरकार क्या करती है। ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है इसके लिए सरकार के द्वारा क्या काम किए जाते हैं, इन सब में आप इसको कोट कर सकते हो। और प्रीलिम्स में तो खैर यहाँ से सवाल नहीं बनेगा, बट मेंस में ये आएगा और इंटरव्यू में तो पूछा ही जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कहानी। छात्रगृह योजना, छात्रगृह आप इसको कहते हैं हॉस्टल स्कीम। हॉस्टल छात्रगृह को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, हॉस्टल स्कीम्स के नाम से। अब जब भी आप हॉस्टल स्कीम की बात करते हैं, सर ये किसके लिए शुरू की गई है, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो स्कीम है ये शुरू की गई है निःशक्त छात्र छात्राओं के लिए। ऐसे बच्चे जो डिसएबिलिटी का शिकार होते हैं, डिसेबल होते हैं, जिनके पास किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता आ जाती है। अब जो दिक्कत है ना बेटा, वो दिक्कत यही है कि वो बच्चे जो डिसेबल हैं, जो निःशक्त हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। मतलब माँ बाप जिनको सबसे जरूरी माना जाता है और निस्वार्थ प्रेम का पर्याय माना गया है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम तक काम करने के बाद जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको हेट शो करने लगते हैं, उनको गलत ट्रीट करने लगते हैं। तो सरकार ने जो डिसेबल बच्चे हैं, देखिए डिसेबिलिटी एबिलिटी आपकी स्किल नहीं है, ये आपकी चॉइस नहीं है, बाय डिफॉल्ट है, जिसको आप लोग लक कह सकते हैं, जिसको आप लोग डेस्टिनी कह सकते हैं। तो किसी को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि उसको इंसान होने पर भी शर्म आने लगे। तो इसीलिए सरकार ने हॉस्टल स्कीम शुरू की है। तो जब आप डिसेबल जो बच्चे हैं इनको बारे में कुछ लिख रहे हैं, इनके वेलफेयर को लेकर लिख रहे हैं, या इंटरव्यू देने आप लोग जा रहे हैं कि सरकार डिसेबल बच्चों के लिए क्या कर रही है, तो उसमें ये वाला पॉइंट आप एक ऐड कर सकते हैं कि डिसेबल जो बच्चे हैं उनको एजुकेटेड बनाने के लिए, साक्षर बनाने के लिए सरकार के द्वारा हॉस्टल स्कीम लॉन्च की गई है। और इसका पर्पस यही है कि बच्चे किसी पे बोझ ना बने, शिक्षा लें, एजुकेटेड हों और अपनी स्किल का यूज करके एक अच्छे करियर को एस्टेब्लिश करें। करियर एस्टेब्लिश हो जाएगा तो पूरी लाइफ एस्टेब्लिश हो जाएगी और उनके आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर करियर एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो शादी नहीं होगी, सामाजिक शोषण होगा और वो व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार रहेंगे। तो ये स्कीम किसके लिए लॉन्च की गई है, आप बता देंगे कि डिसेबल बच्चों के लिए। इसमें क्या क्या है, उन्हें सुरक्षित आवास, निःशुल्क भोजन, सुरक्षित आवास है, निःशुल्क भोजन है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं और अध्ययन के लिए अनुकूल सुविधाएं हैं। मतलब कंप्लीट केयर यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। आप कहेंगे कि कंप्लीट केयर है, कंप्लीट केयर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिलना ही मिलना है। फिर फूड को लेकर जो सर्वाइवल इशू है वो यहाँ पे मिलेगा, मेडिकल असिस्टेंस मिल जाएगा और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ भी सरकार को ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल्स बना दिए जाते हैं, इनको रन कर दिया जाता है और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उतना प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो स्ट्रिक्ट निगरानी, सर्विलांस इन पे रखना पड़ेगा, तब जाके इफेक्टिवली वर्क करेंगे, अदरवाइज तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो हम आपसे डिस्कस करते हैं। ये क्लासेस भले थोड़ी छोटी होती हैं, 10 से 12 मिनट की, एक स्टेट में इतना ही करंट अफेयर्स होता है। होने के लिए तो राजनेताओं ने बहुत सारे निर्माण सब कुछ करते हैं, वो करंट नहीं है। जो जरूरी है वो हम आपसे डिस्कस कर देते हैं। इन क्लासेस को प्लीज थोड़ा शेयर करें, आपके पॉजिटिव फीडबैक हमको प्रोवाइड करें और देखेंगे कि क्लास आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।